सहारा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। जी हां, बस थोड़ी ही देर का इंतजार बचा है। जिस चीज का इंतजार पूरे देश को है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने जा रही हैं। 4 बजे का वक्त मुकर्रर है, 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बस थोड़ी ही देर का वक्त अभी बाकी है और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी ठीक वैसे ही हम आपको लेकर चलेंगे नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। मेगा पैकेज इसे कहा जा रहा है और कल ही अपने संबोधन में उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री वो इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देंगी और तमाम जो डिटेल्स हैं वो देशवासियों के साथ साझा करेंगी कि ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है ये किस किस सेक्टर्स को कितना कितना दिया जाना है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपने दर्शकों को इस बीच हम दे दें, क्योंकि यकीनन 20 लाख करोड़ जैसा जब आंकड़ा हम सुनते हैं तो एक बार ये लगता है, क्योंकि शायद हमारे देश के बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि 20 लाख करोड़ ये जो आंकड़ा है इसमें 2 के बाद कितने शून्य आएंगे। एक बड़ा आंकड़ा है। पाकिस्तान जैसे देश से अगर तुलना की जाए इस आंकड़े की तो उनके टोटल बजट का, ओवरऑल जो उनका ईयरली बजट है, पर एनम बजट है, उससे 6 गुना ये आंकड़ा। इस समय सीधी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण, उनके पीछे अनुराग ठाकुर, कैबिनेट मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। नेशनल मीडिया सेंटर के ठीक बगल में अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं। और थोड़ी ही देर में ये बस प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। पूरे देश को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि 3 दिनों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी। आज राहत पैकेज का ऐलान होगा गरीबों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल ही अपने संबोधन में यह बात साफ कर दी थी कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण तबका वो है जिसने लॉकडाउन के इस समय में सबसे ज्यादा मुसीबतें झेली हैं, जिसने सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा परेशानियां झेली हैं। वो गरीब तबका जो प्रवासी मजदूरों की शक्ल में हमारे सामने है, वो गरीब तबका जो ठेला लगाता है, वो गरीब तबका जो जिस पर अभी दोहरी मार इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी रोटी पानी का भी इंतजाम इस समय पर नहीं कर सकता। तो 3 दिनों की प्रेस ब्रीफिंग में आज गरीबों के लिए ऐलान। सीधे लिए चलते हैं आपको नेशनल मीडिया सेंटर, जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस। Good afternoon. Can you hear me with my mask or should I remove it? Are you okay? It's better now? Good afternoon. I'm sure all of you will have heard the Honorable Prime Minister speak last night to the nation. He laid out a vision, a comprehensive vision. And that vision was laid out after wide and deep consultation with several sections of our society. And these discussions were held at various levels with various ministries and also gradually taken up to the level of the Prime Minister's office, and the Prime Minister himself has been spending considerable time to make sure that the inputs obtained are given due consideration and they form a part of the package that's being given to the country. Essentially, this is to spur growth and to build a very self-reliant India. And that's where this whole initiative
is called as Atmanirbhar Bharat Abhiyan. And the word Atmanirbhar India is the one which you will be hearing me say quite often. I know, coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarbu Bharadam in Tamil, Suya Adharita in Telugu, Suyam Asaritan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to take it closer to what it means. So Atmanirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars: the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production of, in today's language. Factors of production, all of us know that we've been hearing it: land, labor, capital, and enterprise. Today, we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity, and law. So essentially it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing compliance and regulations being due diligence observed, and so on. And in this, the intention is to build brands. Intention is also to take local brands and build them to a global level. So there is a global value chain integration also as a part of this vision which the Prime Minister has put before us. Certainly when he says Atmanirbhar Bharat, it is not to look inwards and cut India to become an isolationist country. It certainly talks about a confident India which can rest on its strengths and also be able to contribute to the globe, the way in which the Prime Minister rightly pointed out. The production of PPE and masks and also ventilators to an extent has rapidly grown within these 40 days. We have the capability, we have the enterprise to build such capabilities and help the world with it. And therefore India shall continue contributing to the globe. You've also been seeing, I'm moving away from Prime Minister's last night's speech, you've been seeing that the government being led by Prime Minister Modi, even in 2014-19 regime, was a listening, was a sensitive, and also was a responding government. And that is why I list before you the various reform-driven steps which have been successfully taken. It's important for us to recall that now. Even as we talk about building a new India, building an India which is going to be Atmanirbhar. If I were to group them into different categories and list out what has been done by this government, even in between 2014 and 19, if you were to talk about the poor, we had the DBT-based reforms, based on which today, as we look at the migrants, look at the poor, look at the lockdown in their lives and the impact it has made in their lives,
The DBT enabled us to directly put money into their accounts, and they didn't even have to go to the bank to collect it. The bank mitras were able to come and deliver the money, and therefore that reform based on Jan Dhan accounts, based on Aadhaar, and based on mobile technology has brought a revolution in this country, which many countries do recall now, and many of them are not able to do it, although India is able to do it. So for the poor, the DBT, the micro insurance schemes, PM Awas Yojana, Ujjwala Yojana, again something which has made it possible for people to have free cooking gas in the last 3 months. It wouldn't have been possible to reach out to the poor to have their cooking gas given unless the Ujjwala scheme was so successfully implemented. Swachh Bharat Abhiyan and Ayushman Bharat. And therefore for the poor, during the last tenure, the several schemes which benefited were all reform driven. If I were to talk about agriculture in the same spirit, PM Fasal Bima Yojana, PM Kisan Yojana, which again has come off handy, that we were able to front load the money to the Kisan during this lockdown. Otherwise it wouldn't have been possible. Creating new fisheries department, Krishi Sinchai Yojana, were all aimed at bringing reform in agriculture. Similarly, talking of business and also trying to bring in better business environment. PSB cleanups happen, public sector banks clean up after a heavy load of phone banking resulting in NPAs. Public sector banks recapitalization, FDI liberalization, ease of doing business reforms which were taken down to the third level of administration governance, IBC reforms, GST reforms, and today because of the GST reforms you're able to see what impact lockdown is having on small and medium businesses. And finally, reforms in other areas, very quickly to recall. National Highway Authority, the TOT plans, the airport privatizations, power sector reforms, which resulted in India becoming a power surplus country from shortages always. 175 gigawatts of solar targets out of 86 gigawatt has already been achieved out of that number. And cleaning up of the coal mine sector. These are all things which I would want to recall here before we talk about what we are offering in the Atmanirbhar Bharat. This is the foundation. This is the credential with which the Prime Minister has always been on the side of reform, reform for better living in this country, ease of living in this country. नमस्कार। कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अवसर देखते हैं और कहीं ना कहीं पिछले कल का उनका जो देश के प्रति संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, ये जो सोच अपनी देश के सामने रखी है, इसने एक नई ऊर्जा देशवासियों में भर दी है। जहां अपने घरों तक सीमित थे लोग, आज वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस संकल्प में जुड़ने जा रहा है और संकट में अवसर देख रहा है। और शायद यही कारण है कि दुनिया के मुकाबले अगर भारत का देखा जाए तो इस लड़ाई में बहुत अच्छे कदम रहे। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में दवाइयाँ तक पहुँचाने का भी संकट के समय में अगर किसी ने काम किया तो भारत की दवाइयों की कंपनियों ने किया, जिसमें भारत को बहुत प्रशंसा भी मिली है। यही नहीं, सबसे पहले कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। और यही नहीं,
कंप्लायंस की कोई दिक्कत ना हो, कि आपको कानूनी तौर पर वैधानिक रूप से कोई जो नियमों का पालन कर रहा है उसमें आप रह ना जाएं, तो उसकी भी छूट 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया गया। फिर आरबीआई के माध्यम से भी घोषणाएं हुई जिसमें लिक्विडिटी का फायदा आप सबको मिला, देश के करोड़ों लोगों को। तो मेरा मानना यह है कि रिफॉर्म्स की जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है, तो उसके 5 स्तंभ की उन्होंने बात की है, 5 पिलर्स की बात की है, जिसके विस्तार में उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। मैं एक बात इसमें और कहना चाहता हूं कि ये जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पहला स्तंभ आधारभूत ढांचा हमारा ऐसा हो जो आधुनिक हो, और यही नहीं, हमारे सिस्टम जो है वो 21वीं शताब्दी में हमें विश्व गुरु बना सकें, उस लायक हम बनाएं। वाइब्रेंट डेमोग्राफी की हम बात करते हैं, युवा शक्ति को हम राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के रूप में लगाएं और उनका लाभ उठाएं। और डिमांड को कैसे बढ़ाना है और डिमांड सप्लाई चेन का समन्वय कैसे बना रहे और अर्थव्यवस्था आगे और कैसे बढ़े, इसके इस्तेमाल को करने की भी जरूरत है। बोल्ड रिफॉर्म्स का पूरा लेखा जोखा माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले 6 वर्षों का दिया है। मैं यही कहूंगा, बड़े निर्णय करने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं। चाहे वो गुजरात में आए भूकंप के समय वापस कच्छ को खड़े करने की बात हो, या आज के संकट के समय भारत में पीपीई और मास्क के निर्माण की बात हो, और कहीं ना कहीं यही सोच भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है। और इस आत्मनिर्भर भारत जो मूवमेंट है, इसमें हम आप सबको जोड़ने आए हैं। 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है, और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसकी विस्तार में हम लोग जानकारी दें। तो माननीय वित्त मंत्री जी आपको अगली जानकारी देंगे कि आज किस सेक्टर को लेकर हम आप सबके बीच में आए हैं। लेकिन बोल्ड रिफॉर्म्स 6 वर्ष भी होती रही, अब भी होगी, जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, उस दिशा में लगातार काम चलता रहेगा। So I broadly explained about the reform steps which were taken during the previous 14 to 19 tenure of this government. And after the 2019 elections, the July budget was presented. Post that, immediately in this very hall, we met several times over several fortnights when we had to respond to the call of the hour, the need which was felt by the SMEs and many others. And all this only to underline the fact that you're speaking with a sensitive, a responsive, and a government which believes in consultation. So then after that, the budget of February 2020 was presented, but soon after came Corona. And after the parliament session was concluded, within hours of the announcement of the lockdown, the PM Garib Kalyan package was announced, about which Amos has briefly referred. The numbers are something which are worth recalling here, because we are going to have to build on that. 52,606 crores into DBT account of 41 crore bank account holders, the Jan Dhan account holders. 18,000 crore worth grain and pulse transfers happened, in which 48 lakh metric tons of wheat and rice have been distributed, costing 69 crores, to 69 crore account ration card holders. 71,738 metric tons of pulses have been distributed to 6.25 crore card holders. Aside from this, non-card holders have also been distributed grains. And I mentioned a minute ago about the Ujjwala scheme, which helps distribution of free cylinders.
Divyang and old age pensioners have all been also given assistance. So after the lockdown, within a couple of hours, meaning within a day or two, we came with that announcement of the Garib Kalyan package. With that, there was also a compliance and also due diligence related deadline dates which were postponed so that ease of compliance could come in. Beginning today, I come over to speaking about today. Beginning today, for the next few days, I shall be coming with this entire team before you to put out the details of the vision which PM has put forth yesterday. So PM's vision for a self-reliant India, we will come with the details in various tranches beginning today, and we shall not forget in each of the tranches that we are talking about that we do have a responsibility towards the poor of this country, towards the needy of the country, towards the migrant workers of this country, the Divyang and the aged. So the tranches will of course be for all our convenience, suitably bringing grouped items which have some correlation. Alongside, you also had the Reserve Bank of India coming up with a lot of liquidity infusion, about which the data which will be shared with you all will go into greater detail about the quantum that they came up with, the LTROs and the TLTROs. I'm not getting into it so that you'll get the data, but we are not going into it. We also ensured, the Revenue Secretary is here, we also ensured that 18,000 crores of refunds through a special drive were given for all the income tax taxpayers. Drawback were also given the payments. So the intention being liquidity should be in the hands of the people. For all those who have up to 5 lakhs of refund dues, we cleared it. 14 lakh taxpayers have benefited because of that. So with that said, today the tranche has about 15 different measures, 6 of which pertain to the micro, small and medium enterprises. कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे. 2 relate to the Employees Provident Fund. 2 relate to the NBFCs, Housing Finance Corporations and the MFIs, microfinance institutions. 1 relates to DISCOMs, 1 relates to contractors, 1 relates to real estate, and 3 are tax measures that we have taken. So I'll get into the detail of today's tranche of announcements. I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में
जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया, पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने एक सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी, उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया, जिससे उसको लाभ मिला है। आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की, उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है, जिससे पूरे देश को लाभ मिला है और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है। केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की जरूरत पड़ी तो उसको किया है। एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सबका एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। I just move to the next one, which is about a 20,000 crore subordinate debt proposition which we are bringing. If the earlier one, which was just now explained by the MOS, was for standard MSMEs who, because of lockdown, couldn't move forward because they didn't have money, they didn't have cash coming in. So for buying raw materials or paying the wages, if they had a problem, you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago. Now I come to talking about subordinate debt, through which we want to infuse about 20,000 crores. These are meant for stressed MSMEs. So if you're providing for the standard, you're now providing for the stressed MSMEs. Now the stressed MSMEs do have a problem of equity. So for them,
through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. 2 lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this subordinate debt-based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about a 4,000 crore as its contribution to the MSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. तनाव में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग हैं, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है। और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। The next of the MSME linked steps that we are taking, this is the third. There is a fund of fund being created for infusing about 50,000 crore as equity into the MSMEs. This will benefit those MSMEs who have the potential and who are viable. So we spoke about those who are standard, we spoke about those who are NPAs and stressed. Now I'm talking about MSMEs who may be doing viable business and who need hand-holding because of the situation thanks to the COVID. So this fund of fund, with a corpus of 10,000 crores, through mother fund and daughter fund framework, will be able to provide the growth potential MSMEs greater support, and this we think will help MSMEs to expand their capacities, and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की या क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources that this discussion has been going on. Service units, their definition was on slightly different criteria. Now that differentiation between manufacturing and service MSME are being removed. Manufacturing MSME or service-based MSME shall all be defined similarly. And then, therefore, the chart that is there before you will tell you what was earlier and what is now. What was earlier defined with an investment of 25 lakh as micro unit will now have investment allowed till 1 crore. So they'll still be called a micro unit even if the investment is up to 1 crore. Now, in that, service investments of 10 lakhs were called as micro earlier. Now, because the distinction is removed, service also will have the benefit of being called a micro unit even if the investment is 1 crore.
Over and above it, I did say that in addition to investment as a definitional criteria, we are bringing in the criteria of turnover also. So now your investment can be up to 1 crore and your turnover can be up to 5 crore. You shall be called as micro. This or that. Your investment can be 1 crore and your turnover can be 5 crore, up to 5 crore, you will be micro enterprise. And so on. So small will be up to 5 crore, manufacturing enterprise. Services was up to 2 crore. Now the definition is changed to 10 crores and 50 crores. Investment and turnover, and so on. The table explains it. सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूं, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर यह कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया ही गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। I move to the fifth step in the MSMEs. I said total 6 measures have been are getting announced today. Of the 6, the fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route, meaning global tenders will be disallowed in government procurement for tenders up to 200 crores. Why is this being done? Majority of the MSMEs in India were unable to supply those big mother units, as you may call, big, large companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying to companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units.
So by bringing this condition now, we are saying for global tenders worth 200 crores or less, particularly for government procurement, they need not be global tenders at all. So this will make MSMEs do their business with a lot more confidence and carry on with it. Self-reliant India will also then be able to serve Make in India, because small units can now be participant in government purchases. पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी, उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं, ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The sixth step towards MSMEs is post-COVID trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we shall ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs so that they're able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. Also, very importantly, Government of India and also CPSEs, where there are receivables by MSMEs, we now announce that within the next 45 days, all their receivables will be cleared. The CPSEs and Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 days. इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है, उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPF. You were aware during the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, some measures were extended for the EPF. In that, we had said units which have 100 workers, 90% of whom are earning less than 15,000 rupees, will be able to draw from their EPF from the funds because they needed money in their hands. We have now, and for the 3 months, the payment of EPF also was given relaxation. What I would now like to say before you is a liquidity relief is being given for all EPF establishments. In this, 12% which is paid by the employer and 12% by the employee contribution. We extend the support which Government of India gave for another 3 months.
we had given it for March, April, and May 2020. The payments were made into their eligible accounts by Government of India for March, April, and May. Nearly 3.6 lakh establishments benefited from this. Liquidity relief of 2,500 crores to 72.22 lakh employees is now being proposed to be provided by extending this contribution for the next 3 months also. June, July, and August 2020, the EPF contribution will be paid by Government of India, and this shall provide 2,500 crore liquidity support. So what was given earlier for March, April, and May is now being extended for another 3 months, which will be June, July, and August, and therefore we shall be infusing 2,500 crore liquidity, and 72.22 lakh employees will benefit from it. 1,70,000 करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जब कर्मचारी का 12% हिस्सा भी और नियोक्ता जो नौकरी देने वाला है उसका 12% हिस्सा भी भारत सरकार देगी, और ये कुल मिलाकर 2,500 करोड़ के लगभग का लाभ इनको मिलेगा। The next on EPF again, in order to provide more take-home salary for the employees and also to give relief to employers in the payment of PF for those which have not been covered under the earlier description, which is if you have 100 employees, 90% of whom are drawing less than 15,000, we announced a scheme earlier, which I'm extending for another 3 months. That's what was announced a minute ago. The second one in EPF now is the statutory PF contribution for those who are not covered in the earlier one is being reduced from 12% to 10%. So for the next 3 months, employers need to pay only 10% and not 12%, so that they will have some more money in their hands. However, for the central public sector enterprises and for state PSUs, we will continue to pay 12%. So this reduction is not for the government. However, government employees government employer still pays 12%. But employees in these public sector undertakings will be given the advantage of paying only 10%. So a liquidity relief of 6,750 crores for both the employee and employer will be available for the next 3 months. एक और प्रावधान, क्योंकि आज के समय पैसा कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज़्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है कि जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज़्यादा इनके हाथ में आएगा। The next one is about non-banking financial companies, housing finance corporations, and microfinance institutions. We have been hearing, in spite of a lot of steps which the RBI took, in spite of all the provisions that we made between the July budget and the February budget, it was felt that the NBFCs were not able to get enough resources. And particularly, some NBFCs which were not very highly rated had particular difficulties in comparison to the others. So, Government of India now launches a 30,000 crore special liquidity scheme. Under the scheme, investment will be made in both primary and secondary market transactions where investment grade debt papers, this is not infusing equity, this is taking and buying debt papers of NBFCs, housing finance corporations and microfinance institutions, and not high quality debt papers, they can be investment quality also. So this we expect will have an impact on those struggling NBFCs who need money to carry on with business, and these NBFCs are also those who have been funding MSMEs. So in order for these NBFCs to keep their network of MSMEs served, this infusion is absolutely necessary, and these securities with which you're going to buy these debt papers will be fully guaranteed by Government of India. They will be fully guaranteed by Government of India. We hope that this will also bring in a lot of difference for NBFCs who have access to small and micro units, and therefore we want to ease the flow of credit through these NBFCs who have only not so good debt papers in their hands. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs या फिर हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए जो इनके पास लिक्विडिटी की कमी आती थी, धन का अभाव होता था, उसके लिए ये नई योजना लेकर आए हैं जिसमें 30,000 करोड़ रुपए का विशेष तौर पर प्रावधान किया जाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ये होगी जिससे इनके धन की आपूर्ति भी होगी और इसके माध्यम से जहां एक और हाउसिंग सेक्टर को बल मिलेगा, MSME सेक्टर को बल मिलेगा, उसका भी लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में और नीचे आम आदमी को पहुंचेगा और इसका पूरी तरह से गारंटी भारत की सरकार देगी। The next facility also for the NBFCs is to give 45,000 crore liquidity infusion through a partial credit guarantee scheme for the NBFCs in particular. This is an existing scheme, but we are expanding its scope. Expanding its scope only because it will now cover borrowings such as primary bond issued, the commercial papers. So all these will constitute the liability side of the balance sheet, but we are getting into that area also. But in this case, as different from the previous one, 20%, the first 20% loss alone will be borne by the guarantor, which is Government of India. The first 20% loss. So in this again, AA rated papers below and also below that will all be included. Even unrated papers will be eligible for investment. This we think will help many of the microfinance institutions, and with this, if money goes into their hands, even based on unrated papers, we guess they will have liquidity to reach out to the MSMEs who may be in the far-flung areas. जहां पहली 30,000 करोड़ की लिक्विडिटी गारंटी स्कीम लेकर आए थे, NBFCs के लिए, HFCs और MFIs के लिए, वहीं पर अब आंशिक ऋण गारंटी योजना ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की NBFCs का इसमें प्रावधान किया गया है
इसमें भारत सरकार गारंटर होगी, जो 20% का नुकसान इसके द्वारा सहन किया जाएगा, वहन किया जाएगा। और यही नहीं, इसमें AA पेपर और इससे भी नीचे वाले जो है उसको भी इसमें पैसा मिल पाएगा, ऋण मिल पाएगा। और इसके अलावा जो अनरेटेड पेपर एलिजिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, ताकि ज़्यादा इसका स्कोप बढ़ सके, ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और कुल मिलाकर इससे भी नई लैंडिंग जो है, यानी कि कर्जा दिया जा सके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को और आम नागरिकों को भी मिल सके, उसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। I move over to talking about the DISCOMs. DISCOMs today are facing unprecedented cash flow problems. They desperately need help. Otherwise, they are unable to pay the power generating companies. You know, all the states, DISCOMs are in serious crisis. So in order to help them, there is a emergency liquidity injection, which is happening to the extent of 90,000 crores. Now the Power Finance Corporation, REC, the Rural Electrification Corporations, both of them put together will infuse liquidity of 90,000 crores to all the DISCOMs against all the receivables that they have. They are sitting there without getting paid. In turn, they are not able to pay the GENCOs. In turn, the GENCOs are wondering where they will have more money to pay for producing electricity. And at a time when we are talking about Atmanirbhar Bharat, at a time when we are also rightly claiming the credit for having made India a surplus power generating country, we've reached a stage where DISCOMs don't have money because they're sitting with receivables. So we are now making a provision, a one-time provision, for PFCs and RECs to infuse that money into the DISCOMs against their receivables, and who in turn, this will be done with the state issuing guarantees. The guarantee, the amount which is being infused on guarantees being given by states. Now, obviously, having received that infusion of money, the DISCOMs will pay the GENCOs. GENCOs in turn will clear their dues and keep the cycle moving. Now, what does this do to the customer? The customer, we want the benefit to be passed on to the customer. We are in fact telling the central public sector generation companies that they shall give rebate to those DISCOMs which shall pass these benefits to the final customer. So we are making it clear to the central public sector generation companies that on receiving the money from the DISCOMs, they should be able to pass it on again back to the consumers. So this is a one-time infusion of liquidity for cash desperate DISCOMs. बिजली वितरण कंपनियों की आय में जो भारी कमी आई है और लेनदारी जो इनके कई राज्यों से बढ़ी है, उसके कारण भी ये अभूतपूर्व नकदी प्रवाह की स्थिति इनको देखनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों में आम उपभोक्ता को भी नुकसान ना हो, बिजली उत्पादन करने वाले भी और बिजली वितरण करने वाले भी इस अभूतपूर्व समस्या में कहीं उलझकर ना रह जाएं, इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान डिस्कॉम्स के लिए किया गया है, बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। और ये 90,000 करोड़ रुपया जो बिजली वितरण कंपनियों को दिया जाएगा, वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा। I move over to the next, which deals with contractors. All Government of India agencies, such as the railways, road transport, highways, CPW, etc., will now give 6 months extension without any cost to the contractors, so that extension should cover construction work or goods and services contracts that they have with central government agencies. They can take additional 6 months to comply with the contract conditions.
I didn't get it. Up to 6 months. So the extension is up to 6 months, is what I'm being told. Okay. Covers construction, this shall cover construction work or cover even goods and services contracts. It will also cover completion of works and intermediate milestones that they may have. This will also cover and extend concessional period which is given in PPP contracts. So even the concessional periods will get extended up to 6 months. And in order to facilitate greater liquidity which they can obtain, government agencies will partially release bank guarantees to the extent of the partially completed contracts. So if a particular contract is completed to some extent and not fully, to that some extent the partial bank guarantee will also be released so that the cash flow will improve. जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज्यादा आए ताकि वो काम काज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। I've come to the last two of today's announcements. One relate to the real estate, which is what I'm doing now. The next has direct taxation related reliefs, which has 3 different aspects. So the last two, one is on the real estate and the next is on the taxation. In the real estate matter, the Urban Development Ministry shall issue advisory to the states and the union territories so that the regulatory authorities are given clear picture that they can treat the COVID-19 period as an event where you can invoke the force measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent be flexible about the execution of the contract signed. This will also mean that with the necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. They can extend the registration and the completion dates. Suo motu, they can do it by 6 months for all registered projects, expiring on or before 25th March 2020. So using the force majeure clause, they can suo motu extend the registration and completion date by 6 months if the project was registered on or after 25th March 2020. So there need not be individual applications separately for it. They can suo motu do it. They can also issue fresh project registration certificates automatically.
with revised timelines. So this way, people who had entered into a contract and got fixed because of the coronavirus will not suffer. These measures, we think, will de-stress developers, and real estate industry, which is already in difficulty, will benefit with the new timelines. कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए, और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई है इसमें विस्तार में कही गई। I move over to talking about the tax-related proposals, which is my last. You're fairly familiar with the TDS and the TCS tax deductions which happen. We have now, from, let us say, tomorrow till 31st March 2021, reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This shall apply to all payments, if they are payments for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. Through this, and as I said, this will be coming into force from tomorrow and last till March 31st, 2021. And this we think, this reduction we think will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. This reduction alone is going to give 50,000 crores back to the people, in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation. जो TDS रेट्स हैं वो सभी नॉन सैलरीड पेमेंट वालों को, रेजिडेंट्स को, और TCS रेट जो है उसमें 25% की कटौती की गई है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए, और इससे 50,000 करोड़ रुपए का लगभग लाभ आम जनता को मिलने वाला है। यानी कि अगर मेरा 100 रुपया बनता था तो मैं 100 रुपये की बजाय अब 75 रुपये दूंगा, और उसमें 25% की कटौती की गई है। तो एक बहुत बड़ी राहत गैर वेतनभोगी इन सब के लिए, नॉन सैलरीड पेमेंट टू रेजिडेंट्स, इनके लिए की गई है। The next is a set of dates which are getting extended for direct tax, some of the measures that we are taking. All pending refunds to charitable trusts and non-corporate businesses and professions, including that of proprietorship, partnership, LLP and cooperators, shall be issued immediately. I did mention at the beginning that we have already refunded quite a lot of refunds which were either 5 lakhs or lesser to individuals who waited for their refund for a long time, and through that
nearly 14 lakh people had benefited. Now, we are saying that the pending refunds of all charitable trusts, non-corporate businesses, professions, proprietorships, partnerships, LLPs and cooperatives, many of whom can be very small. Many of these are in cooperative sectors, many are MSMEs, many are small partnerships. All their refunds will be given immediately, which will mean that they will get their due money, that's their money, they will get it back in their hands without any delay. Then the due date of all income tax returns for the year 2019-2020 are now being extended from 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30th November 2020. And tax audits from 30 September 2020 is being changed to 31st October 2020. So that is a measure which will help people not to worry about how they are going to do their compliance, will they be able to file their returns or not. So that is a step which we take. And the last one, which also is a taxation related measure, is the date of assessments getting barred, because assessment time gets barred with a certain date. We are conscious of it, we have taken cognizance of it, so we are saying date of assessments getting barred as on 30th September 2020 is now being extended to 31st December 2020. So 3 months extension is being given so that date of assessment doesn't get barred as of September 2020, it can wait till December 2020. And also, those getting barred on 31st March 2021, we are saying this in advance, those getting barred as of 31st March 2021 are being extended to 30th September 2021. There are clear now, again 6 months extension for those March, we are telling that in advance. 31st March 2021, which we are getting debarred, will now be moving over to 30th September 2021. And the last point that I would want to share with you all for this evening is, you know, we've launched this Vivad Se Vishwas scheme for making payment, and there was a component that you had to pay 10% extra if it was beyond a certain date. Now, without any additional amount which is to be paid, in total, the whole Vivad Se Vishwas scheme is getting extended up to 31st December 2020. And for this extension, no extra payment is being asked. So the entire Vivad Se Vishwas moves over to 31st December 2020. 5 लाख तक के रिफंड 14 लाख से ज़्यादा लोगों को अब तक वापस कर दिए गए थे। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाले उसकी भी प्रक्रिया शुरू और बहुत सारे लोगों को वो भी वापस कर दिए गए हैं जो रिकॉर्ड समय के अंदर किए गए। अब इसके अलावा जो पेंडिंग रिफंड्स हैं, चाहे वो चैरिटेबल संस्थाओं के हों, ट्रस्ट के हों या नॉन कॉरपोरेट बिजनेस या प्रोफेशंस के हों, यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव्स, इनको भी जल्द ही इनके रिफंड्स इशू कर दिए जाएंगे ताकि पैसे की कमी कहीं पर ना आए। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। जहां तक डेट ऑफ असेसमेंट की बात है, ये भी वर्जित हो रही थी 30 सितंबर 2020 को, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 दिसंबर 2020 तक, और जो वर्जित हो रही थी 31 मार्च 2021 को, इसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह देता हूं, जो डेट ऑफ असेसमेंट्स जो बार हो रही थी 30 सितंबर 2020 को,
उसको 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है और जो बार हो रही थी 31 मार्च 2021 को, उसको 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी, जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना, एडिशनल अमाउंट दिए बिना, इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि आप 31 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर का, MOS फाइनेंस का, फॉर डिटेल्ड ब्रीफिंग टू ऑल ऑफ अस ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Madam, with your permission, 2 questions we are going to take online and 4 questions we can take from the hall here. So first I take the question online. How does the government plan to finance rupees 20 lakh crore stimulus? तो नजर बनी हुई थी कि वित्त मंत्री जब बोलेंगी तब किसको क्या मिलेगा। यकीनन 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज है, इसे मेगा पैकेज इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2019 और साल 2020 में जो भी हमारी टोटल अर्निंग थी ये उससे भी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि 2019 और 2020 में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से भारत में 18.4 लाख करोड़ रुपए की कुल आमदनी हुई थी, यानी कि कुल अर्निंग हुई थी, और ये पैकेज सरकार के इस एक साल की कुल आमदनी से भी ज्यादा है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ गए क्योंकि अर्थ का जब विषय आता है, जब भी पैसे से संबंधित विषय आते हैं, बजट भी हमारे यहाँ इसीलिए जाना जाता है, थोड़े से क्रूशियल सब्जेक्ट के तौर पर आम लोगों को समझना मुश्किल होता है इन तमाम टेक्निकलिटीज को, इसीलिए हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं जो इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से हमारे साथ रखेंगे। हमारे साथ आनंद साहू है, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ अनुज आत्रे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। आप तमाम पैनलिस्ट का बेहद स्वागत इस चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आनंद साहू। आनंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये दरअसल पैसा ठीक बजट जैसी फीलिंग आ रही है। जब बजट पेश होता है, सरकार बजट पेश करती है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है वो ये कि ये पैसा आएगा कहां से। 20 लाख करोड़ रुपए में से आज जब वित्त मंत्री गिनवा रही थी तो उन्होंने 15 मेजर्स गिनवाए। उन्होंने 6 कदम MSME सेक्टर के लिए उठाए, 2 कदम प्रोविडेंट फंड सेक्टर के लिए, 2 हाउसिंग फाइनेंस के लिए, 1 डिस्कॉम के लिए, 1 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, 1 रियल एस्टेट के लिए। इस तरह उन्होंने 15 मेजर्स का जिक्र किया जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए उठाए जाने हैं। बेहद बुनियादी सवाल आपसे पूछ रही हूं, जो बजट है, जो पैसा है, कहां से आएगा? सबसे बड़ी चीज है आज भारत में जिस प्रकार से जो रिफॉर्म हुआ है, आप अगर देखेंगे तो GST जो कलेक्शन है पिछले वर्ष का, वित्तीय वर्ष का कलेक्शन है पिछले वर्ष का, वित्तीय वर्ष का, तो वो पूरे आजादी के बाद सबसे अधिक रहा है। अभी वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें निश्चित रूप से कोविड-19 की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, बट स्टिल जो बजट है वो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और उसका 3-4 बड़ा कारण है कि भारत में जितना ज़्यादा रिफॉर्म अभी हुआ है उससे अधिक से अधिक लोग फायदा भी ले रहे हैं एंड दे आर पेइंग द टैक्स आल्सो। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है, भारत में जो आत्मनिर्भरता की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो GDP का 10% ये जो 20 लाख करोड़ वो देने की बात कही है, वो निश्चित रूप से वो पैसा ऑलरेडी भारत के पास है। आएगी कहां से, वो ऑलरेडी है, इसीलिए देने की बात कही है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास पैसा की कमी है। हालांकि इसका काउंटर क्वेश्चन मेरे पास है सर, इसका काउंटर क्वेश्चन मुझसे सुन लीजिए आप। बजट में 30,42,230 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था कि कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में इतना खर्च होगा। ये राहत पैकेज अगर उसमें जोड़ देते हैं, राहत पैकेज से ऑलरेडी 1.5 गुनी रकम है, और अगर राहत पैकेज का ये 20 लाख करोड़ रुपया भी जोड़ देते हैं तब ये बजट कितना बढ़ेगा, शायद इसका अनुमान आप लगा पा रहे होंगे। संभव हो पाएंगी क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चीजें? भारत इट्स ए इमर्जिंग ग्लोबल लीडर। देखिए बिजनेस वाइज भी विश्व की सबसे ज्यादा लोकप्रिय देश बन गया है आज दुनिया के देशों में। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कोविड-19 के बाद दुनिया में अस्थिरता बढ़ी है,
वहीं भारत की तरफ लोग देख रहे हैं। और नॉट ओनली FDI बट जो हमारे जो OCI है एंड जो ओवरसीज सिटीजन जो भी वहाँ हैं विदेशों में, वो भी चाहते हैं कि भारत में आके सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ा जम्बू की तरह आगे डेवलप करने वाला है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी सब प्रकार से रिस्क ले करके जो बजट एलोकेट कर रहे हैं MSME और जो स्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उन सबको बाहर लाने के लिए, वो निश्चित रूप से उसको सराहना करना चाहिए। जो रिस्क लेने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से इट विल बी बिग अपॉर्चुनिटी। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि 200 करोड़ तक की जो ग्लोबल टेंडर है इट विल बी अबोलिश्ड फॉर द ग्लोबल टेंडरर्स, यानी दूसरे जो देशों से आके टेंडर कर यहाँ पार्टिसिपेट करते थे और लोकल जो कंपनीज होते थे वो बाहर हो जाते थे। तो मुझे लगता है इस प्रकार के जो रिफॉर्म हैं आने वाला समय में बहुत बड़ा भारत के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि MSME और जो लघु और कुटीर जो उद्योग है, जो छोटे जो उद्योग है, वो सबसे बड़ा हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे जॉब हो चाहे GDP हो। इसीलिए मुझे लगता है इस प्रकार का जो रिफॉर्म है स्पेशली, और रियल एस्टेट के लिए भी जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जो बहुत ज़्यादा क्रंच हो गया था उसको रिवाइव करने से स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ जॉब की भी क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ठीक है आनंद जी, हालांकि मुझे आपके जवाब से जो दो महत्वपूर्ण बिंदु मिले हैं, पहला बिंदु ये आपने दिया है, पहला जवाब महत्वपूर्ण कि भारत सरकार के पास पैसा है। इस पर मैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल के पास आती हूं। अमन जी, मेरा आपसे सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन चीजों को अंग्रेजी में रखा, अनुराग ठाकुर ने उनको हिंदी में तमाम लोगों के सामने साझा करने की कोशिश की, उसका सरलीकरण आप दे सकते हैं क्या? 20 लाख करोड़, हालांकि मार्च के अंत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ऑलरेडी 1,70,000 करोड़ की घोषणा हो चुकी है। उसके बाद RBI ने भी तकरीबन 5.24 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेजेस का ऐलान इसके पहले कर दिया है। तो ये अगर आप थोड़ा सा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को कंक्रीट में समझा पाएं कि इसका लबो-लुआब दरअसल क्या है। देखिए, जहाँ तक ये जो 20 लाख करोड़ की बात है, 10% ऑफ GDP की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक जो है डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती है। उल्टा जनवरी में जब ये शुरू हुआ था तो काफ़ी सारी चैनल्स पे मैंने कहा, उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि 5 से 8 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय मैंने कहा था कि 20 लाख करोड़ के करीब ये होगा और ज़रूरत पड़ेगा सरकार को करने के लिए। और मैं अच्छा लगा कि सुन के कल मेरे को प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपने पैसे की बात करी कहाँ से आएगा, ये बहुत आवश्यक प्रश्न है किसी के लिए भी। पहली चीज़ ये देखना है कि हमारे पास जो है करीबन $500 बिलियन रिजर्व्स में पड़े हैं, करीबन 500 से भी ज़्यादा, 530 या 540 बिलियन डॉलर के करीब हमारे पास रिजर्व में पड़े हैं। जैसे हम एक इंडिविजुअल रिजर्व रखता है, सेविंग्स अकाउंट में रखता है, डिपॉजिट्स में रखता है, ऐसे ही ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हिंदुस्तान के पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो कभी भी अगर इमरजेंसी होगी तो वो जरूर हो सकता है। तीसरी चीज़ जो है, हम बहुत समय से कह रहे थे, काफ़ी इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि फिस्कल स्पेंडिंग हमें बढ़ानी ज़रूरी है, फिस्कल स्पेस हमारे पास है। और मेरे को लगता है कि जो अब ये खर्चा किया जाएगा, इससे जो फिस्कल स्टिमुलस जो दिया है सरकार ने, इसमें करीबन हमारा फिस्कल डेफिसिट 5-5.5% के आसपास, 3-3.5% के आसपास से मूव करके पहुंच जाएगा। अगर ये सारा खर्चा जो सरकार ने कहा है वो कर पाती है तो, अगर वो नहीं कर पाती है तो बात अलग है। बिकॉज़ यहीं से एक मूल प्रश्न शुरू होता है। प्रोफेसर अमन, आपने अभी जिन चीजों का जिक्र किया कि पैसा रहता है रिजर्व में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की जब स्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे देश में यह भी है कि क्या प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये तमाम घोषणाएं, अमली जामा, क्या इनको पहनाया जा सकता है? इतना लगता है क्या कि सरल है और इतना लगता है क्या कि प्रैक्टिकल है? नहीं, आपने बड़ा अच्छा दोबारा प्रश्न किया। ये जो चीज़ है बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से लगाई गई है, इसीलिए सरकार को काफ़ी समय भी लगा। मैं कुछ और चैनल्स पे भी आया बिकॉज इंडस्ट्री काफ़ी टाइम से मांग कर रही थी कि कोई पैकेज नहीं आ रहा है। विश्व में अलग अलग देशों ने अलग अलग, किसी ने $2.5 ट्रिलियन, किसी ने कुछ
यूएसए ने 21% अपनी जीडीपी का किया है, किसी ने 10%, किसी ने 5%, किसी ने 14%, अलग अलग रेट हाँ, जापान ने 21% किया है, अमेरिका ने 13%, स्वीडन ने 12%, जर्मनी ने 10%, भारत ने 10%, फ्रांस ने 9%, इटली ने 5.7%, ब्रिटेन ने 5%, चीन ने 3.8%। करेक्ट जी, कैरी ऑन। इमीडिएट अनाउंस किए थे ये सब रिलीफ मेजर्स, उस समय कोई वर्किंग नहीं की गई थी, जबकि भारत सरकार ने अच्छी तरह वर्किंग करके इस प्रॉब्लम को समझ के और फिर जो है ये निर्णय लिया है। और इसमें दो चीजें रूप नजर आए हैं जो निर्णय अभी हमने निर्मला सीतारमण जी को भी सुना। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और रिलीफ्स, और दूसरे हैं फाइनेंशियल मेजर्स एंड रिलीफ, जो बहुत जरूरी हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलना। एक जो रिलीफ है, डेट्स की रिलीफ है, स्ट्रक्चर्स की रिलीफ है, वो रिलीफ देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिमाग में ये रहता है, अब कागज वागज सब जगह ऑफिस में है। अब हम लोग जो है पिछले 1.5 महीने से जो है 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 50-55 दिन हो गए हैं, घर में बैठे हैं, कोई कागज नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो इस कहाँ तक हम शीट्स भरेंगे, बैलेंस शीट्स फाइल करेंगे, और चीज़ें कहाँ जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे मीट करेंगे। तो पहले भी निर्मला सीतारमण जी ने रिलीफ दिया, वो रिलीफ देना एक बहुत जरूरी था, बिकॉज उससे मेंटल स्ट्रेस जो रिलीफ मिलता है वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो फाइनेंशियल रिलीफ की बात की, उन्होंने गरीबों के लिए देखने की कोशिश की, एमएसएमई के लिए देखने की कोशिश की, और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि उन्होंने 200 करोड़ की जो स्कीम निकाली है कि वो हम करेंगे कि भारत के अंदर से हम करें, बाहर की तरफ हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उससे जो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी लॉकडाउन पार्शियली ओपन अप किया है प्रधानमंत्री जी ने, ऑलरेडी थोड़ा बहुत ओपन कर दिया है, उससे जो इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। मेरी काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से, एमएसएमई के सेगमेंट से बात हुई है, जिनके बड़े सारे प्लांट्स हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने अपना कार्य करना दोबारा शुरू कर दिया। जो लोग चले गए थे उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया, अपने कारखानों को शुरू कर दिया, और वो पिछले 1 हफ्ते से वो लोग इसी में लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे हैं, और कैसे हम अपना कार्य को शुरू करें, बिकॉज ये करना जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो जो बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकल के बाहर आएंगी, जापान भी पैसा दे रहा है, यूएसए भी पैसा दे रहा है और उनको बाहर निकलने के लिए कह रहा है, बहुत सारी जर्मनी की कंपनियां भी हैं वो भी निकलना चाहती हैं, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए, बोथ कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, खरीदारी के पर्सपेक्टिव से और उत्पादिता के पर्सपेक्टिव से। और हमारे पास स्किल्स भी हैं, प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट्स भी हैं, हमारे पास स्किल्स भी हैं, लोग भी हैं हमारे जो काम कर सकते हैं। वो तभी हम कैप्चर कर पाएंगे उस मार्केट सेगमेंट को अगर हम ऑलरेडी स्टार्ट करें। और प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी पार्शियल ओपन करके इसको ये क्लियर कर दिया कि हम करना चाहते हैं, और मेरे विचार में ये पार्शियलिटी और कम की जाएगी जो अब 18 तारीख को अनाउंसमेंट होगी। हो सकता है लॉकडाउन दोबारा हो, आगे बढ़ सकता है, बट जो पार्शियलिटी जो इंक्रीज की हो सकता है और खुला किया जाए। और मेरे विचार से एक उन्होंने जो और अच्छी बात करी वो थी ई मार्केट, जो मार्केट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एक फेयर्स होते थे, उनको भी किस तरीके से एमएसएमई सेगमेंट्स को, और जेम्स जो उन्होंने सेटअप किया है, एक बहुत बड़ा बहुत सक्सेसफुल वेंचर रहा है सरकार का, जिसमें काफ़ी सारी अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही आ रही हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आ रही हैं, उसी को नेटवर्क को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो छोटा कारीगर वाला है वो भी उसके अंदर आ सके और उसके थ्रू ई मार्केट्स के अंदर जा सके और अपना प्रोडक्ट को विश्व के अंदर जाके बेच सके, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। ठीक है, अनुज जी भी हमारे साथ हैं। अनुज जी, आपको भी जोड़ लेते हैं चर्चा में। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कहां पर दिक्कत नजर आती है आपको। आज कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया देश को, और उसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ, और उन्होंने बताया कि ये जो दरअसल पैकेज है ये किस किस सेक्टर को किस किस तौर पर दिया जाएगा। आपकी कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई परेशानी, कोई एतराज, कोई आपत्ति? देखिए, हम लोगों की ऐसी आदत नहीं है कि कोई हर बात पे किसी पे कोई आपत्ति, कोई ऐतराज या कोई कमियां निकाला जाए, कि अभी ये समय जो है आलोचनाओं का समय, राजनीति करने का समय नहीं है। ये बहुत बड़ा पैंडेमिक हमारे ऊपर एक संकट हुआ है, तो और कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कह दिया था कि हम सरकार के हर निर्णय के साथ हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज वो देंगे, जिसको आज वित्त मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो है एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लगभग 1.25 घंटे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन फिर रणदीप सुरजेवाला क्यों कह देते हैं, अनुज जी, रणदीप सुरजेवाला फिर क्यों कह देते हैं कि ये हेडलाइन क्रिएट करने की कोशिश है? मनीष तिवारी क्यों कह देते हैं कि ये हेडिंग्स को हंट करने की कोशिश है? क्यों ये बेसिकली डिफरेंसेस नजर आते हैं? नहीं नजर आते हैं। हमारी कांग्रेस कमेटी ने भी यही बोला है कि ठीक है, आपने दिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये वही चीज साबित हुई है, सिद्ध हुई है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। देखिए, इसमें तमाम जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, बहुत बड़े बड़े लंबा चौड़ा जो है भाषण दिया गया है, लेकिन जो सबसे निचला तबका है, जो गरीब आदमी है और जो देश की समय सबसे बड़ी संकट जो जूझ रहा है, वो गरीब मजदूर जूझ रहा है, उसके विषय में इस
जो है घोषणा के तहत जो उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, उनके खाते में कुछ ना कुछ पैसा जरूर डाल दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में देखिए रोजगार का आप जो है इकोनॉमी अपनी जो है कहीं ना कहीं, ठीक है हम चाहते हैं कि ठीक है खोलना चाहिए इकोनॉमी। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं अनुज जी। एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे तो डिस्कशन थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। आपने कहा कि मजदूरों के पॉकेट में सीधे पैसा जाना चाहिए, अमन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, हाँ। उसके माध्यम से ऑलरेडी जो जनधन खातेदार हैं और जो मनरेगा के जो वर्कर हैं उन लोगों के लिए भी दोबारा 20,000 करोड़ का पैकेज ऑलरेडी वहाँ दे दिया है राज्य सरकारों को। और इस तरह से सीधे तौर पर जो किसान है, किसान की जो योजना है उसके माध्यम से भी काफ़ी किसानों को 2-2 हज़ार और अलग तरह की जो और सब्सिडी वगैरह है, बिजली है, डीजल है, उन सब के लिए पैसा ऑलरेडी दिया है। तो मेरा ये कहना है कि आई थिंक ऑलरेडी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए ऑलरेडी सरकार ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है। जी अनुज जी। देखिए गरिमा जी, आपने मुझे बीच में रोक लिया, मैं चाहता हूं मुझे थोड़ा पूरी बात कहने दीजिए कि ये अभी एक तो इसमें ये स्पष्ट नहीं किया है सरकार ने, ना वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया है, ना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्पष्ट किया है कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज इन्होंने घोषित किया है कि उसमें से ऑलरेडी ये जो है 1,70,000 करोड़ रुपए का पहले पैकेज दे चुके हैं और 8.5 लाख करोड़ रुपए का आरबीआई ने जो है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन दिया हुआ है, जिसमें कि जो इन्होंने कहा था कि हम लोन देंगे, लोन दे रहे हैं बैंक्स को, हम लोन दे रहे हैं ताकि वो आगे लोन दे पाए। हाँ। ये उसके इन एडिशन है या उसी में ही ये ऐड हो रहा है उसको मिलाकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कल जो बहुत बड़ी बात बोली थी उसमें ये बोला था कि इससे क्या फर्क। अनुज जी मेरा सवाल आपसे है, आपने एक सवाल उठाया कि जो ऑलरेडी पहले कितने तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेजेस का ऐलान जो पहले हो चुका है, क्या ये उससे अलग 20 लाख करोड़ रुपए हैं या ये 20 लाख करोड़ रुपए में ये 7 लाख करोड़ रुपए भी शामिल है? मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपत्ति दर्ज कराना काफी होता है? फर्क क्या पड़ेगा? अगर 20 लाख करोड़ रुपए अलग से भी है तो भी वो जनता तक पहुंचने हैं, तमाम सेक्टर्स तक उनका फायदा पहुंचना है, और अगर एडिशनल है तो भी फायदा पहुंचना है, और अगर इंक्लूडेड है तो भी फायदा पहुंचना है। आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? जी नहीं, आप कहिए, अपनी बात सुन रहे हैं आप। देखिए इसमें गरिमा जी हमारा ये कहना है कि ये भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। हाँ। आज देश में इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि हमने 1,70,000 करोड़ पहले दे दिया, फिर 8.5 लाख दे दिया, 20 लाख करोड़ रुपए और दे रहे हैं, तो जनता को इस समय भी कहीं ना कहीं प्रचार की उसमें नहीं जाना चाहिए। और देखिए मेरी बात सुनिए, जो सबसे बड़ी अहम बात थी, जिस चीज की देश उम्मीद कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं से कटौती करनी चाहिए। कटौती इसलिए करनी चाहिए थी, कच्चा तेल अब विश्व भर में जो है न्यूनतम स्तर पर आया हुआ है, $25 से भी नीचे पर बैरल हमारे देश में इस समय आ रहा है, और जो है आज भी पूरे विश्व भर में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल अगर कहीं बेचा जा रहा है वो हमारे देश में बेचा जा रहा है। सबसे अधिक अगर टैक्स किसी देश में कहीं लगाया गया है पेट्रोल डीजल में, वो हमारे देश में लगाया हुआ है। आज इस महामारी के समय में, इस संकट के समय में, क्योंकि हर चीजें पेट्रोल और डीजल से कहीं ना कहीं हर चीज उसकी कॉस्ट इफेक्ट होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इफेक्ट होती है। आज आपने बोल तो दिया कर देंगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है कि आपने एमएसएमईज को बोल दिया कि आप काम शुरू कर दीजिए, अभी वो करेंगे क्या? अभी हर चीज को करने के लिए आपको जो है कामगारों की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 2 वैलिड पॉइंट अनुज जी, 2 वैलिड पॉइंट रजिस्टर्ड। आनंद जी, अमन जी आपके पास आऊंगी, मैं देख रही हूं आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आनंद जी 2 वैलिड पॉइंट्स हैं। निश्चित तौर पर जो माइग्रेशन ऑफ लेबर है, माइग्रेंट वर्कर्स जो है उन्हें लौटाकर लाना, फैक्ट्रीज को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी मजदूरों की, और उन प्रवासी मजदूरों को जो कि लौट रहे हैं, जो कि लगातार अपने अपने गांव तक वापस पहुंच रहे हैं, उन्हें लौटाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी भी है और सरकार को जरूरत भी है। अभी जो बात कही है अनुज जी ने, पहली बात पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक, उस पर जवाब आपसे चाहते हैं, और दूसरी बात माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो भी मुद्दा उठाया है अभी अनुज जी ने, इन दोनों सवालों पर जवाब दीजिए, फिर अमन जी के पास जाएंगे। अच्छा, गरिमा जी मुझसे कह रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो असंगठित वर्कर हैं, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनको ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो माइग्रेटिंग वर्कर हैं उन लोगों को ऑलरेडी फैक्ट्री वगैरह शुरू कर दिया गया है और उन लोगों को वहीं पर रह करके काम करने का आग्रह किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है ऑलरेडी शुरू हो जाए।
क्योंकि कोविड-19 में वैसे भी 50% स्ट्रेंथ में काम करना है। अगर 50% वर्कर जो चले गए हैं तो 50% ऑलरेडी हैं हमारे पास, और उनको 48 घंटे में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने कहा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट को और एक एक डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पूरा हॉटलाइन में सभी को पूरे स्टेट वाइज मॉनिटर कर रही है कि कोई भी इंडस्ट्री बिना खुले ना रहे, और सबको जो काम करते थे उनको काम दिया जाए, और जो कच्चे माल नहीं मिल रहे हैं उनको कच्चे माल लाने के लिए तुरंत परमिशन दिया जाए। इस प्रकार के तमाम तरह के सुविधाएं अच्छा, ऑलरेडी सरकार ने इनिशिएटिव ले लिया। ठीक है, ठीक है। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक पर कुछ कहेंगे आप? जी आपने और एक सवाल किया था कुछ, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। देखिए पेट्रोल डीजल इट इज ए वेरी टेम्पोररी फेज। अगर हम पेट्रोल डीजल की दाम अभी देखेंगे तो जो डाउन हुआ है ग्लोबली, इट्स ए रियली वेरी लोएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ हमारा जो आजाद भारत के अंदर और दुनिया के इतिहास में सबसे नीचे आ गया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन दुनिया भर में आज इसके लिए इसका कंजप्शन जो है बहुत कम है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी कोई कंजप्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, और जहां भी हो भी रहा है तो सरकार को उस पैसे से जो पैसे आ रहे हैं उससे राहत और बाकी और सामग्री देने के लिए भी सरकार को रेवेन्यू जो जरूरत थी वो कहीं ना कहीं उससे मिलेगा, और उससे गरीबों को ही फायदा होगा। तो इसमें किसी प्रकार से सरकार कोई अपने खाते में लेकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई अपने परिवार के लिए तो आज तक कुछ किए नहीं। उनके जो भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन सबको हम जानते हैं कितने संघर्षशील जीवन जीते हैं वो लोग आज भी। ये कोई ऐसा नहीं है, मैं किसी व्यक्ति कांग्रेस के लिए किसी तरह का अभद्रता या किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो नेता ऐसा बात करते हैं कि वो पैसा इतना डाउन हो गया, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर देश के पास कोई रेवेन्यू नहीं आएगा तो हाउ विल दे सर्वाइव? कैसे वो गरीबों की सेवा करेंगे, मजदूरों की सेवा करेंगे? बहुत शॉर्ट में रिमार्क चाहती हूँ आपका इस पर, उसके बाद प्रोफेसर अमन के पास चलेंगे। जी बहुत ही आज बचकाना बात बोल गए। ये क्या मतलब होता है कि जो आप देश की जनता से आप अधिक जो है पैसा चार्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जेब में नहीं जा रहा देश के, आप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखिए आज जो है पूरे विश्व भर में जो है पेट्रोल डीजल के दाम डाउन है, और लगभग जो है मुफ्त के दामों पर जो है पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है, और हमारे देश में 69% टैक्स लगा करके जब आपने दर्जनों बार जैसे जैसे कच्चे तेल के दाम गिरे आपने रेट बढ़ाया, उसकी वजह से महंगाई देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है, और हर आदमी को जो है समय जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आदमी को कौन कहता है कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन चल रही है, ट्रांसपोर्ट चाहे थोड़ी बहुत चल रही है, जितनी भी चल रही है, जरूरत एसेंशियल सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत चढ़ रही है, और अगर उनको महंगा ट्रांसपोर्ट भत्ता भाड़ा देना पड़ जाएगा, किसानों की जो है सिंचाई का काम चल रहा है और उनको डीजल की आवश्यकता होती है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो है ये पैसा किसी की जेब में नहीं जा रहा है? जेब 17 लाख करोड़ रुपए आपने इन बीते 6 वर्षों में जो है पेट्रोल डीजल के कह सकते हैं आनंद जी, इट्स एन ओपन डिस्कशन, इट्स एन ओपन डिस्कशन, यू कैन कैरी ऑन। 17 लाख करोड़ रुपए आप लोगों ने जो है एक्स्ट्रा जनता से पेट्रोल और डीजल में बात कहना कि अभी आप कहते हैं कि ये पैसा किसी की जेब में नहीं जा रहा है। आज आप देखिए कि गरीबों के लिए इतने सारे ट्रेन, मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चालू हो गया, 85% केंद्र सरकार दे रही है। कांग्रेस के लीडर केवल भाषण देते हैं, आके चिट्ठी जारी कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और कहते हैं हम दे देंगे। कितने रुपया दिया कांग्रेस बताए? अभी भारत के गरीबों के लिए जो ट्रेन चलाए गए उसके लिए कितने पैसे कांग्रेस ने दिया वो बताए कांग्रेस। शर्म आनी चाहिए। यहां पर आप राजनीति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने घंटे काम करते हैं उतने घंटे कांग्रेस के नेता देश के को लूटने के लिए काम कैसे किया जाए उसकी योजना बनाते हैं। तो ये कांग्रेस के नेता हमें आईना ना दिखाएं, खुद आईना देखें, अपने गिरेबान में झांके, भारत को कहां लाके खड़ा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां ले जा रहे हैं। विश्व में आज भारत की डंका बोल रही है। ठीक है, निजी टीका टिप्पणी आप ना करें, निजी टीका टिप्पणी ना करें, उनकी आपत्तियों की भी जगह रखनी चाहिए। खैर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, क्योंकि इसमें सब देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो यूनिट हैं हमारे पास हैं और हमारे प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो इन 3 करोड़ लोगों को भी एक नई ताकत इससे प्राप्त होगी। मैं इसके लिए, इस पैकेज की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एमएसएमई जो है, एंटरप्राइजेस जो हैं, वो उत्तर प्रदेश में है, ऐसा कह रहे थे योगी आदित्यनाथ, और उनका कहना यह है कि बेहद फायदा होगा। धन्यवाद उन्होंने अदा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है, प्रोफेसर अमन हमारे साथ हैं इकोनॉमिस्ट के तौर पर, बीजेपी का जो क्लेम है और ऑब्जेक्शन जो है कांग्रेस का, सरकार का क्लेम और ऑपोजिशन का ऑब्जेक्शन, इसके बीच आप सच्चाई कहां पाते हैं? हम आपसे ये समझना चाहते हैं। निश्चित तौर पर देश के लिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कल भी कहा, यह अभूतपूर्व स्थिति है, कोविड-19 पैंडेमिक के तौर पर बड़ी चुनौती है, आत्मनिर्भर बनने की उन्होंने बात कही है। हालांकि लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन निश्चित तौर पर अपनी इकोनॉमी को भी पटरी पर लाना जरूरी है, ग्रोथ को भी बनाए रखना जरूरी है, उद्योगों को भी बनाए रखना जरूरी है। उससे बहुत सारी लेबर क्लास जुड़ा है जो जिनका ये रोजगार ही है, जिनके लिए रोजी रोटी का जरिया है। तो इसके बीच में कहीं वो थिन लाइन आप देखते हैं क्या, जिसे समझने की जरूरत है? देखिए जी, जहाँ तक रोजगारी की बात है और जो लेबर की आपने बात करी है, ऑलरेडी कुछ लेबर है यहाँ पे और कुछ लेबर वापस आएगी। जैसे मैंने बताया, काफ़ी सारी एमएसएमईज ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है और अपनी लेबर जो लोग नहीं है वो वापस ला रहे हैं। इसको मीन रिवर्जन कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स में, और ऐसा होता है। और चाहे वर्ल्ड वॉर हुई, बहुत सारी पहले पेंडेमिक्स में मैंने ट्रेस किया है, करीबन 4000 साल में मेजर जो पेंडेमिक्स हुई हैं, 20-22 के करीब पेंडेमिक्स हुई हैं और एपिडेमिक्स हुई हैं, और उनमें भी सब सिचुएशंस में नॉर्मलसी वापस आ गई है। आज हम इतना कर रहे हैं, ऐसी भी पेंडेमिक्स हुई जब ये कहा गया कि वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, तो अभी भी हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। आपके सामने मैं लाइव हूँ, बात कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं। तो ये कहना है कि जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा, गलत है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था प्रोफेसर अमन, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ सत्ता पक्ष का क्लेम है कि हम तमाम चीजें कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। आज निर्मला सीतारमण ने ऐलान भी कर दिया है, 15 मीजर्स उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से वो किस किस सेक्टर को कितना पैसा दे रही हैं, कौन कौन से फायदे लोगों को होंगे, देश की इकोनॉमी को इससे क्या फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्जेक्शन है अपोजिशन का, कांग्रेस का। मैं आपसे यह समझना चाहती हूं अपने दर्शकों के लिए कि क्या ऐसी स्थिति भी आप देखते हैं कि कुछ चीजें इतराज के तौर पर जो सरफेस पर लाई जा रही हैं उनमें सच्चाई है, उनमें गहराई, या फिर ये एक सिर्फ विरोध दर्ज कराने के लिए? वही मैं बता रहा था आपको, जो 20 लाख नहीं, देखिए जी, 20 लाख करोड़ की बात की। देखिए, विरोध तो उनको करना ही चाहिए, अपोजिशन का काम है, और अगर विरोध नहीं करेंगे वो तो कैसे सही रास्ते पे चल सकेगी। जिसे हम कहते हैं कैरेट और स्टिक की जो स्ट्रैटेजी है, दोनों चलनी जरूरी है, उससे एक बैलेंस बन के चलता है।
पर जो ये बात है कि 20 लाख करोड़ दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी किया जा रहा है, पर उसका नुकसान भी होता है कई जगह, और जो ना भारत सरकार देख पा रही है और ना लोग देख पा रहे हैं। हमारे पास वेनेजुएला का केस स्टडी है और बहुत सारी कंट्रीज का केस स्टडी है जो बहुत रिच हो गई थी एक समय पे आके, और उन्होंने खाना और चीजें बांटना लोगों को, अपने लोगों को शुरू कर दिया था, और उन्होंने कहा लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, हम पैसा बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, और उसका डिसबेनिफिट ये हुआ आज के समय में वेनेजुएला जो है बैंकरप्ट कंट्री है, बिकॉज वहां पे कोई काम ही नहीं करना चाहता है। तो इतना ही देना जरूरी है जितना दे के आदमी अपने आप को सस्टेन कर सके और वापस काम पे आ सके। कहीं इतना ना देने की आदत पड़ जाए कि लोग कहें कि हम काम ही नहीं करना चाहते, हमें तो फ्री में पैसा भी मिले और खाना भी मिले। सरकार ने प्रावधान किए हैं, फूड स्टॉक्स भी खोले हैं, फूड बफर्स की बात भी करी है, खाने सप्लाई करने की भी बात करी है, बट उतना ही देना जरूरी है कि जहां पे वापस ये लोग काम पे आ सकें और काम अपना करना शुरू कर सकें। तो ये एक बैलेंस करना बहुत जरूरी है सरकार के लिए। दूसरी बात जो उन्होंने की तेल के दाम की, प्लीज हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी, जरूर सरकार ने बढ़ाया है और मैं उसके सहमति में नहीं हूं कि उन्होंने बढ़ाया है, उनको कम करना चाहिए था, बट ये देखना कि सरकार ने बढ़ाने से एकदम से फर्क पड़ेगा, मेरे विचार में गलत है। क्योंकि पहली बात, ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो अभी तक मार्च के एंड तक तेल आया है सरकार के पास, वो निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आया है। बिकॉज जब तेल चलता है किसी भी शोर से, उसे 1 से 1.5 महीना लगता है दूसरी जगह पहुंचने के लिए, और जब वो पहुंचता है तो उसी रेट पे लिया जाता है जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। जरूर मार्केट में दाम गिर गए हैं, और ये सबसे कम नहीं है। आज से जो है 2002-2003 के अंदर 10, 11, 12 डॉलर पर बैरल के करीब तेल था। इस समय सबसे कम नहीं है, इससे भी कम रहे हैं विश्व के अंदर तेल, और मेरे विचार में ये जाके करीबन 15-16 डॉलर के आसपास सेटल होगा अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर। पर फिर भी जो है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाएंगे वो आगे आने वाले तेलों के लिए है, तो सरकार को कोई बहुत ज्यादा एकदम से रिलीफ नहीं मिल रहा है इस तेल के गिरने से, क्योंकि जो ओपन मार्केट से सरकार, कोई भी सरकार, हिंदुस्तान की भी बाहर की भी जो खरीदती है, वो सिर्फ मार्जिनल जो इंक्रीज करता है कंजम्पशन में वो खरीदती है, और इस समय तो कंजम्पशन है ही नहीं, तो मार्जिनल इंक्रीज कहां से होगा? तो जो हमने खरीद रखा है वही हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तीसरी चीज, जो इस समय खरीदारी हो रही है तेल की, जरूर ट्रक हैं, कुछ और जो साधन हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं एसेंशियल गुड्स की, उनके ऊपर भार पड़ेगा। उसमें उन्होंने रेट निर्धारित कर रखे हैं, फिक्स कर रखे हैं सामानों के, कमोडिटीज के, इसलिए उसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है, पर उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। जैसे बस सर्विसेज चल रही हैं, कुछ और सर्विसेज चल रही हैं, पर अदरवाइज जो मैक्सिमम कंजम्पशन है इस समय तेल का, वो सरकार के जो महकमे हैं वही कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सरकार के ऑफिसेज हो, तो वो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में जा रहा है इस समय। और इससे एक आम आदमी जो बिल्कुल ही लॉकडाउन है, घर पे है, अब हमने गाड़ी नहीं इस्तेमाल की 50 दिन से, तो हम कौन सा तेल खरीदेंगे और क्या तेल का भार पड़ेगा हमारे ऊपर? मेरे विचार से ये जो धारणा गलत दी जा रही है कि आम आदमी मरेगा इस तेल की, और सरकार को कम करना भी चाहिए। ये जब बढ़ाती है, जब रेट बढ़ते हैं, तो इनको घटाना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार इसमें राइट है कि वो बढ़ाए जाए, उन्होंने जरूर बढ़ाया है, और ये इस समय इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, बिकॉज इस समय नेगेटिव इन्फ्लेशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं डिफ्लेशन, उस वाली स्टेट में है, क्योंकि सारी जो पैदावार है, चीजें अटकी हुई हैं, प्रोडक्शन अटका हुआ है, तो इन्फ्लेशन नेगेटिव की तरफ जा चुका है। तो उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए भी, इकोनॉमिकली अगर हम देखे जाएं, तो ये जो रेट बढ़ने का इंपैक्ट है वो ओवरऑल इकोनॉमी पे पॉजिटिव ही रहेगा, इस समय नेगेटिव होने की उम्मीद नहीं है। पर अगर ये स्टेबल रहा और आगे बढ़ा के रखा इन्होंने, यानी कि आनंद जी सही क्लेम कर रहे हैं, आनंद जी ठीक क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल प्रोफेसर अमान आपसे ये है कि आज जो भी घोषणाएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हैं, उनके एग्जीक्यूशन में कितना समय लग सकता है? कब तक हमारे ये जो सेक्टर्स हैं जिनको आज मदद की घोषणा हुई है, उन तक ये तमाम मदद पहुंचेंगी और उनको ओपन अप किया जा सकेगा? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इसको अमली जमाना पहनाना बहुत जरूरी है सरकार के लिए, और बहुत ही कठिन काम है कुछ चीजों में। जहां तक रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात की है, वो तो उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने कहा वो कल से ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे, इनफैक्ट हो सकता है कुछ आज से ही इंप्लीमेंट हो गए हों। पर जहां तक जो फाइनेंसेस की मूव की बात है, डीबीटी की बात है, इस समय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में बहुत समय नहीं लगता है, वो क्लिक ऑफ अ बटन की बात है। वो पैसा उन्होंने बैंकों तक गया, बैंकों से जो जनधन अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो गया, या फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। जहां तक खाने के पदार्थ की बात है, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, और मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो ट्रांसफर होकर लोगों तक राहत पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अब और भी कुछ जो उन्होंने प्रावधान किए हैं, जैसे एमएसएमई को बैंकों के थ्रू या और संस्थाओं के थ्रू या सिडबी के थ्रू या एनएचबी के थ्रू जो राहत देने की बात है,
वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि डिलेज हो सकते हैं, बिकॉज काफी सारे महकमे अभी फुल ऑपरेशंस में नहीं है। सरकार चाहे काम कर रही है बट फिर भी फुल ऑपरेशंस में नहीं है, और वहां पे काफी रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट हो रही है। चाहे बैंक्स अभी भी चल रहे हैं, पर हमने जो है देखा कि बैंकों में भी अभी काफी हद तक काम नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो लोन के मामले में हो और चीजों के। तो वहां पे जो डिलेज हैं, और निर्मला सीतारमण जी ने ये कोरोना होने से पहले भी कहा था कि जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं, बहुत सारी चीजें कम करी हैं। कट गया, नहीं सुन पा रहे हैं आपको अमन जी? सुन पा रहे हैं? मैं कनेक्ट शायद अमन जी नहीं सुन पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो भी मीजर्स लिए गए हैं वो निश्चित तौर पर जरूरी मीजर्स थे। दो और गेस्ट हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम कंक्लूडिंग रिमार्क ले लें क्योंकि समय भी अब कम बचा है निश्चित तौर पर। लेकिन जो भी आज प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का दौर है। आनंद साहू हैं और अनुज आत्रे हमारे साथ हैं। आनंद जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे मैं चाहूंगी कि सरकार अब जिस तौर पर आगे बढ़ रही है उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं, और जो जरूरत थी इस समय की, सबसे बड़ी जरूरत यही थी कि उद्योगों को शुरू किया जाए। लेकिन अब उसमें चुनौती यही है कि माइग्रेंट लेबर जो है, जो वर्किंग क्लास है, माइग्रेट कर रहा है, कैसे उसको रिटेन किया जाए, कैसे उसमें विश्वास बहाली हो, ये एक बड़ी चुनौती होगी निश्चित तौर पर। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला जी और पूरे उनके जो कैबिनेट है उनको बहुत बधाई देता हूं। और जो आपने कहा कि जो इमीडिएट जो सारे इंडस्ट्रीज को फुल फ्लेज कैसे ऑपरेट शुरू किया जाए, जो माइग्रेटिंग वर्कर हैं वो चले गए उनको कैसे रिटर्न किया जाए। तो देखिए पहले तो कोविड-19 का अभी पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है, वी आर स्टिल अंडर द लॉकडाउन सिचुएशन। और उसमें सबसे बड़ी चीज है कि 50% स्ट्रेंथ में मैंने कहा कि ये जो सारे इंडस्ट्रीज है वो चलाए जा सकते हैं। और जितने ज्यादा सारे के सारे इंडस्ट्री, चाहे एमएसएमई हो चाहे बड़े उद्योग हैं, सभी को फुल फ्लेज स्टार्ट करने के लिए मॉनिटर कर दिया गया है और उसको शुरू किया जा रहा है। चाहे वो कच्चे माल उनको उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वित्तीय सहयोग की जरूरत हो, सब प्रकार से सरकार कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो सरकार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उसके माध्यम से मैं ये देख रहा हूं कि जो आपने देखा होगा, एक बात उन्होंने कहा कि जो छोटे थे, बहुत छोटे जो उद्योग थे, 1 लाख यानी 1 करोड़ के थे, उनको 5 करोड़ तक जाने के लिए भी सुविधा दिया जा रहा है। और जो 10 करोड़ थे उनको 50 करोड़ तक ले जाने की बात हो रही है, और जो 20 करोड़ थे उनको 100 करोड़ तक ले जाने की बात हो रही है। तो यहाँ जो लोकल टू वोकल जो प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कल, उसको इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने यही कहा कि जो बड़े बड़े कंपनी आज देख रहे हैं दुनिया में, वही कंपनी है जो छोटे छोटे थे पहले। तो भारत में जो छोटी कंपनीज हैं, जो इंटरप्रेनर्स हैं और छोटे छोटे एमएसएमई हैं, उनको जिस प्रकार से बल दिया गया है, मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और आपने इस विषय को लिया, इसके लिए भी आपके चैनल को बधाई देता हूं। एक चलते चलते एक और सवाल का जवाब आप दे दीजिए। अभी जब अनुज जी सवाल पूछ रहे थे, अनुज जी का सवाल ये था कि ये 7 लाख करोड़ जिनका ऐलान पहले हो चुका है, ये 20 लाख करोड़ उससे अलग है या उसी में समाहित है? इस चलते चलते इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। देखिए निश्चित रूप से ये मुझे जो लग रहा है अभी, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, जो आदरणीय वित्त मंत्री जी जिस तरह से अभी बता रहे थे, वो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह अलग है। क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 1,70,000 इसमें दे दिया, 20,600 करोड़ करीब मनरेगा के लिए दे दिया, वो सब अलग से बता रहे थे। और उसके अलावा ये 20 लाख करोड़ मुझे लगता है कि ये अलग से होना चाहिए, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। इफ आई एम रॉन्ग I will be very apologize for this, but मुझे लगता है कि ये 20 लाख करोड़, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था उसमें ये नहीं कहा था कि हमने जो कर दिया है उसी में और कुछ जोड़ करके 20 लाख कर रहे हैं। पर अंदाज लगा रहे हैं, आप भी अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, आप भी अंदाजा लगा रहे हैं। यानी कि तो विपक्ष का जो सवाल है कि भाई इस पर क्लैरिटी नहीं है कि जो 7 लाख करोड़ पहले अनाउंस हो चुके हैं, क्या ये 20 लाख करोड़ उससे अलग है या फिर उसी में समाहित है? यानी कि विपक्ष जो आपत्ति दर्ज करा रहा है वो
ठीक आपत्ति दर्ज करा रहा है। इस फिलहाल चर्चा में आपसे हम इजाजत चाहेंगे। नजर लेकिन इस बात पर जरूर बनी रहेगी कि जो भी कदम अब उठाए जाएंगे व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, जो भी घोषणाएं होंगी वो घोषणाएं क्या धरातल पर उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े थे, आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। सहारा प्रणाम।